हमने अधिगम के सिद्धांतों में थार्नडाइक का सिद्धांत किया था जो कि उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित था। आज हम पावलोव के सिद्धांत को विस्तार से पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसके उपनामों पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम इवान पेट्रोविच पावलोव का पूरा परिचय जानेंगे। फिर इस सिद्धांत का अर्थ क्या वो जानेंगे, सिद्धांत का प्रयोग कैसे इन्होंने प्रयोग किया, और अंत में जानेंगे कि शैक्षिक क्षेत्र में इसके क्या निहितार्थ हैं, शिक्षा में इस सिद्धांत की क्या देन है, क्या उपयोगिता है। तो आइए मैं शुरू करता हूं इसी जो है सिद्धांत के बारे में बातें। सबसे पहले हम करेंगे इसके जो उपनाम है पावलोव सिद्धांत के। उपनामों में ये एक व्यवहारवादी सिद्धांत है जिसे कि हम प्रभावक सिद्धांत कहते हैं। तो जितने भी व्यवहारवादी हैं, देखिए व्यवहार सिद्धांत जो होते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया वाले जो सिद्धांत होते हैं, वो सभी के सभी व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव इनका है। हालांकि पुनर्वलन के महत्व और अपपुनर्वलन के महत्व के आधार पर ये अलग अलग भागों में बटे हुए हैं, वो एक अलग बात है। व्यवहारवादी के अलावा संज्ञानात्मक जो सिद्धांत होते हैं वो हैं। संज्ञानवादी जो लोग होते हैं वो दो भागों में अधिगम में बटे हुए हैं। एक तो वो संज्ञानवादी जो कि पुरातन है, जिनको हम क्लासिक संज्ञानवादी कह सकते हैं, और एक है आधुनिक संज्ञानवादी, है ना। तो संज्ञानवादी भी अलग लोग हैं। तो ये जो सिद्धांत है ये व्यवहारवादी जो संप्रदाय है उसके अंतर्गत आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। थोड़ा सा नाम प्रभावक सिद्धांत जो है ये कह सकते हैं प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। ये प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है। देखिए अनुबंधन दो तरह के होते हैं। अनुबंधन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ऐसा अनुबंधन जो परंपरागत है, प्राचीन है ना, पुरातन है, शास्त्रीय है, कंडीशनिंग वाला है। और दूसरा अनुबंधन जो होता है उसे कहते हैं साधनात्मक अनुबंधन। साधनात्मक जो अनुबंधन है, जो इंस्ट्रूमेंटल, जो उपकरणों पर आधारित होता है, जैसे कि थार्नडाइक है, स्किनर है ना, इनके जो सिद्धांत हैं वो साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित होंगे। और पावलोव वाले जो हैं वो ध्यान रखेंगे क्लासिक अनुबंधन पर आधारित हैं। तो यहां पे आ जाए प्राचीन अनुबंधन, अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया जो है पावलोव की आगे बताऊंगा मैं। अधिगम का पुरातन सिद्धांत हो गया, परंपरागत सिद्धांत भी कहते हैं इसको, शास्त्रीय सिद्धांत जिसको अंग्रेजी में क्लासिक थ्योरी कह सकते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी कह सकते हैं, स्नायु विकृति अनुक्रिया सिद्धांत। स्नायु विकृति अनुक्रिया सिद्धांत का मतलब यह है कि जो कुत्ता जो है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने। तो कुत्ता जो है वो भोजन को देख के लार टपकाता है, ये स्वाभाविक क्रिया है, सहज क्रिया है। लेकिन घंटी की ध्वनि से लार टपकाना एक स्नायु विकृति अनुक्रिया होती है, इसलिए स्नायु विकृति अनुक्रिया का सिद्धांत यही रहेगा। संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है दोहराना। संबंध सहज अनुक्रिया का सिद्धांत है ये नाम भी ध्यान रखना है। प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन और एस टाइप अनुबंधन, ये दो देखिए। प्रतिवादी जो होता है, ये प्रतिवादी सीखना क्या है, देखो सीखने दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रतिवादी सीखना, एक होता है क्रिया प्रसूत सीखना। प्रतिवादी जो सीखना होता है ना, उसके अंदर जो स्टिमुल होता है, जो उद्दीपक होता है, उद्दीपक के प्रभाव में आकर के अनुक्रिया की जाती है ना। उद्दीपक के प्रभाव में प्रभावी कौन रहता है, उद्दीपक रहता है, और उसके प्रभाव में अनुक्रिया की जाती है। और जो स्वभाव होता है वो अनिच्छिक होता है, कौन से में, प्रतिवादी में, ये ध्यान रखना है। तो एस टाइप थ्योरी का मतलब यही है। एस का मतलब होता है स्टिमुल, उद्दीपक, उद्दीपक से उत्पन्न अनुक्रियाएं, उद्दीपक के प्रभाव से उत्पन्न अनुक्रियाएं, इसलिए इसे एस टाइप थ्योरी कहते हैं। और स्किनर जो सिद्धांत, स्किनर वाला, उसे कहते हैं आर टाइप। आर टाइप का मतलब कि अनुक्रिया पर आधारित जो है सिद्धांत, है ना, रिस्पॉन्स पर आधारित जो सिद्धांत है। तो यहाँ पे चिर सम्यक थ्योरी, चिर सम्यक थ्योरी, चिर का मतलब होता है लंबे समय वाली, लंबे जो अवधि में बीती हुई प्राचीन, पुरातन है वो वाला, ये एक नाम है, ये भी ध्यान रखना है। सीआर थ्योरी, कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, तो ये भी अपने को नाम ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले ये सभी नाम हमें इसमें याद करने होंगे। इनमें से कोई भी नाम आए तो हमें पावलोव सिद्धांत की तरफ जाना है। दूसरी तरफ पावलोव का परिचय देखिए। पावलोव का पूरा नाम ध्यान रखना है, इवान पेट्रोविच पावलोव है। फिर निवासी है रूस के। इन्होंने अपना प्रयोग 1902 में शुरू किया
और 1904 में जब इसका सफल प्रकाशन करवाया तो इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल जो पुरस्कार है इन्हें दिया गया। ये इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किए, उद्दीपक के रूप में इन्होंने मांस पाउडर लिया। तो देखिए इनका जो प्रयोज्य है वो कुत्ता है और उद्दीपक जो है वो क्या है, मांस पाउडर है, और इसी पर आधारित है इनका सिद्धांत। इसलिए इसे एस टाइप थ्योरी कहते हैं, प्रतिवादी सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इस उद्दीपक के प्रभाव में ही कार्य हो रहा है। आगे विशेष की बात करें तो इन्हें अनुबंधन का जनक कहा जाता है, अनुबंधन के पिता कहा जाता है। जैसे थार्नडाइक को आप सभी जानते हैं कि पशु मनोविज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है, वैसे इनको अनुबंधन का पिता या जनक कहा जाता है। शिक्षा में इनकी क्या देन है, इन्होंने जो शिक्षण कार्य है उसमें श्रव्य दृश्य सामग्री को पेश किया है इन्होंने। जो पहले किताबें होती थी उनमें श्रव्य दृश्य जो सामग्री है उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन पावलो सिद्धांत के प्रकाशित होने के बाद अध्ययन के अंदर ये जो ऑडियो वीडियो है इनका प्रयोग होने लग गया था, लोग इनके महत्व को समझ गए थे। तो ये इनकी महत्वपूर्ण देन है। आगे मतलब कि सीखना जो है इनके प्रभाव में ज्यादा अच्छा होता है, मतलब ऐसा इनका कहना था। विशेषज्ञ की बात करें तो ये एक शरीर शास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक नहीं थे। ये प्रश्न बहुत बार पेपर में आता है कि निम्न में से कौन सा एक मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो ये एक शरीर शास्त्री थे। बाद में शिक्षा में इनका क्षेत्र आगे बढ़ा, तो शरीर शास्त्री है ये। और पाचन जो तंत्र है, दैहिक जो पाचन तंत्र, उसका ऊपर इन्होंने शोध किए हैं सारे के सारे। विद्यार्थियों अब हम प्रयोग की ओर बढ़ते हैं। प्रयोग से पहले इस सिद्धांत का मतलब समझ लेते हैं। पावलो कहते हैं कि किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है और अधिगम इसी से होता है। यह अनुकूलित अनुक्रिया जो है ये काल समीप्य पर निर्भर करती है। तो आइए देखते हैं कैसे हम अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया कर देते हैं। ये देखिए यहां पे मैं आपको बताता हूं पावलो ने क्या किया, अपने प्रयोज्य कुत्ते के सामने जो उद्दीपक है मांस पाउडर वो रखा और उसके आधार पर अपने पूरे प्रयोग को 3 चरणों में किया, 1, 2 और 3 चरण। 3 चरणों में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो कुत्ता है उसे भोजन दिया। भोजन जब उसे दिखाया गया, दिया गया, भोजन को देख करके कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया। तो यहाँ पे जब भोजन को कोई व्यक्ति देखता है, कोई प्राणी देखता है, तो लार आना एक स्वाभाविक बात है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। भोजन भी एक स्वाभाविक उद्दीपक है। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, स्वाभाविक जो उद्दीपक है उसके प्रति अनुक्रिया क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो क्या यह अधिगम हो सकता है क्या? यह अधिगम नहीं है। यह तो सामान्य सी बात है कि स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया, है ना। लेकिन इस प्रयोग को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे और अंतिम चरण पे पहुंचेंगे तो वहां देखिए सीखना कैसा हो जाएगा, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया घटित होगी। देखिए तो यहाँ पे भोजन जो है उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में कहा गया यूसीएस। यूसीएस का मतलब है अनकंडीशनल स्टिमुल, जिसे कहा गया अनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। दूसरी तरफ लार का आना कहलाया यूसीआर, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया। तो ये मनोवैज्ञानिक नाम ध्यान रखना, हिंदी में ध्यान रखनी है। देखो स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, ये हिंदी नाम है, ये भी ध्यान रखने। ठीक है, आगे चलता हूं मैं। दूसरे प्रयोग में जब दूसरा चरण चला प्रयोग का, तो उसमें क्या किया देखिए, घंटी की ध्वनि बजाई गई और उसके तत्काल बाद भोजन दिया गया कुत्ते को। तो घंटे की ध्वनि बजाते ही सामने भोजन पेश किया गया और भोजन को देख करके कुत्ते ने लार टपकाना शुरू किया। तो यहां पे घंटे की ध्वनि और भोजन, घंटे की ध्वनि एक ऐसा उद्दीपक है जो अस्वाभाविक है। देखिए यहां पे हिंदी में लिख रहा हूं मैं, अस्वाभाविक। पावलो प्रयोग में अस्वाभाविक उद्दीपक कौन सा था भाई, घंटी की ध्वनि अस्वाभाविक उद्दीपक है। और यहां पे भोजन भी दिया गया, साथ में स्वाभाविक उद्दीपक भी दिया गया, है ना। भोजन जो है ये प्रभाववान है, शक्तिशाली, प्रभावशील था। देखिए प्रभावशील ये था, भोजन था प्रभावशील, और ये तो प्रभावशील था ही नहीं, ये तो अप्रभावी था। ये क्या था, अप्रभावी उद्दीपक।
अप्रभावी उद्दीपक, प्रभावी उद्दीपक भोजन था। तो यहाँ पे इसको हम स्वाभाविक भी कह सकते हैं और अप्रभावी को हम क्या कहेंगे, अस्वाभाविक। तो घंटे की ध्वनि और उसके साथ स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन दोनों साथ साथ दिए गए, पहले ये फिर ये, और अनुक्रिया क्या हुई भाई, लार का टपकाना। अब घंटे की ध्वनि को मनोवैज्ञानिक भाषा में कहते हैं कंडीशनल स्टिमुल, कंडीशनल स्टिमुल यानी कि अनुबंधित उद्दीपक। ध्यान रखेंगे, अनुबंधित उद्दीपक, क्योंकि अनुबंध किसके साथ बिठाना है हमें भाई, घंटी की ध्वनि के साथ बिठाना है। तो हमारा अनुबंधित उद्दीपक कौन सा हुआ भाई, घंटी की ध्वनि यानी कंडीशनल स्टिमुल्स। लेकिन कंडीशनल स्टिमुल्स के साथ साथ अनुबंधित उद्दीपक जो है यानी कि जो भोजन है वो भी दिया गया, और अनुक्रिया क्या हुई, यूसीआर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हुआ, यानी अनुबंधित अनुक्रिया घटित यहां पे हुई। कहने का मतलब कि अभी भी लार के आने से अनुबंध स्थापित नहीं हुआ है। तीसरे चरण में इन्होंने जो हमारा स्वाभाविक उद्दीपक था भोजन, जो हमारा प्रभावशाली उद्दीपक था भोजन, उसको क्या कर लिया, हटा लिया। उसकी जगह केवल घंटी की ध्वनि दी गई। घंटी की ध्वनि आप सभी जानते हैं प्रभावहीन था, अप्रभावी उद्दीपक था, अस्वाभाविक उद्दीपक था। ये घंटी की ध्वनि, घंटी की ध्वनि अनुबंधित उद्दीपक था, क्योंकि अनुबंध तो इससे ही बिठाना था, जिसको अपने सीएस कहा गया, कंडीशनल स्टिमुल्स कहा गया। जब तीसरे चरण में घंटी की ध्वनि दी गई तो घंटी की ध्वनि सुनते ही कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, भोजन को देख के लार टपकाना स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया थी, लेकिन घंटी की ध्वनि तो अस्वाभाविक उद्दीपक है और इसको देख करके लार आ रही है, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। अस्वाभाविक उद्दीपक के देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया का घटित होना, यह होता है सीखना। अब देखिए इससे कैसे पढ़ाई में ये कैसे इस्तेमाल होता है, मैं ये भी बताऊंगा आगे। तो यहां पे अस्वाभाविक उद्दीपक पर स्वाभाविक अनुक्रिया घटित हो गई है। कहने का मतलब अनुबंध जो है वो स्थापित हो चुका है, अनुबंध हो चुका है। अब ये घंटी की ध्वनि अप्रभावी या प्रभावहीन नहीं है, ये भी बन गई है प्रभावशाली, प्रभावशाली बन गई, शक्तिशाली बन गई। इससे यहां लार का होना हो। अब ये जो लार आ रही है, ये लार पहले से अनुबंधित थी पहले तो, लेकिन अब ये हो गई है अनुबंधित अनुक्रिया, क्योंकि अनुबंधित उद्दीपक पर आधारित है ये लार। तो अनुक्रिया भी कैसी हो गई भाई, अनुबंधित अनुक्रिया हो गई। इसको हम अनुकूलित अनुक्रिया भी कह सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसको हम संबद्ध सहज अनुक्रिया कह सकते हैं। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण बात है वो है स्नायु विकृति अनुक्रिया। स्नायु विकृति अनुक्रिया है ये, क्योंकि अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, तो ये एक स्नायु विकृति हो सकती है, ऐसा पावलोव का मानना है कि एक स्नायु विकृति है। तो ये बातें तो हो गई हमारी प्रयोग से संबंधित। अब पावलोव ने कहा कि ये जो अनुबंधन होता है ना, ये अनुबंधन 4 प्रकार का होता है। अनुबंधन कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। देखिए पहला है सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक अनुबंधन में क्या होता है कि जो भोजन, जो घंटी है, घंटी और घंटी की ध्वनि और भोजन, ये दोनों साथ साथ दिए जाते हैं। सहकालिक का मतलब साथ साथ, भोजन जो है घंटी की ध्वनि और भोजन दोनों साथ साथ दिए गए, इसे कहेंगे सहकालिक अनुबंधन। यानी कि जो अपने सीएस है और यूसीएस है दोनों साथ साथ दिए जाएं तो होगा सहकालिक। अविलंब अनुबंधन का मतलब है, अविलंब का मतलब है कि सीएस दिया गया, घंटी की ध्वनि बजाई गई, उसके कुछ क्षण बाद तत्काल ही जो यूसीएस है, जो भोजन है, वो दिया गया, है ना। तो सीएस प्लस यूसीएस, लेकिन ये दोनों साथ साथ नहीं है, बल्कि इनमें 5 सेकंड से लेके 8 सेकंड के बीच की अवधि है, 5 से 8। अविलंबित अनुबंध में घंटे की ध्वनि के तत्काल बाद भोजन दे दिया जाता है, ये होता है विलंब, बिना किसी विलंब के तत्काल दे दो भोजन, ये अनुबंधन। यही अनुबंधन अपनाया किसने, पावलोव ने अपने सिद्धांत के अंदर अपनाया था। पावलोव ने अपने सिद्धांत में अविलंबित अनुबंधन अपनाया, क्योंकि जैसे ही घंटी की ध्वनि बजती थी उसके 5 से 8 सेकंड के अंदर भोजन कुत्ते को दे दिया जाता था या सामने पेश कर दिया जाता था, ऐसा होता था।
तो सामने पेश होने की अवधि कितनी थी दोनों उद्दीपकों के प्रति? 5 से 8 सेकंड की थी। ये ध्यान अपने को रखना है। तो देखिए दोबारा से, CS और UCS दोनों साथ साथ दिए जाएंगे सहकालिक। CS के तत्काल बाद UCS दे दिया जाएगा, अविलंब है, तत्काल दिया। अधिशेष या चिह्न अनुबंधन का मतलब होता है कि घंटी की ध्वनि बजाई और उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद भोजन दिया गया, तो घंटी की ध्वनि का कुछ चिन्ह जो है वो शेष रहता है, उसके माध्यम से सीखा जाता है। यह है अधिशेष या चिन्ह। अधिशेष या चिन्ह में क्या होगा भाई? घंटी की ध्वनि CS दी जाएगा, उसके बाद UCS भोजन दिया जाएगा, लेकिन इनमें जो टाइम पीरियड होगा ना, ये थोड़ा अंतराल क्या होगा भाई? थोड़ा ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। आगे है पृष्ठगामी या पश्चगामी अनुबंधन। पृष्ठगामी या पश्चगामी अनुबंधन जो होता है, इसमें क्या दिया होता है? सबसे पहले कुत्ते को दिया जाता है भोजन, उसके बाद बजाई जाती है घंटी। अब भोजन दे दिया पहले, उसके बाद घंटी बजाना, उससे क्या अनुक्रिया होगी? क्या उससे अनुक्रिया नहीं होगी। तो सबसे निकृष्ट, सबसे कमजोर जिस अनुबंधन को कहा जाता है वो है पृष्ठगामी या पश्चगामी। पावलोव ने तो ये कह दिया कि मैं इसको स्वीकार ही नहीं करता, ये अच्छा नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार ही नहीं किया पावलोव ने, पृष्ठगामी या पश्चगामी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन सबसे बेहतरीन जो होता है वो होता है अविलंब अनुबंधन, क्योंकि इसमें दोनों उद्दीपकों के प्रति 5 से 8 सेकंड का समय होता है। तो यहां पे ये बात आपकी पूरे समझ में आ गई होगी। ये पूरा प्रयोग कैसे आपको बताना, देखिए चर कैसे हैं इस पूरे प्रयोग में। 3 चरण है, तीनों चरणों में चर कैसे हैं देखिए। पहला चर है UCS प्लस UCR। फिर देखिए क्या है, पहले CS फिर UCS दोनों जुड़े होंगे, फिर आगे एरर का निशान लगा के UCR लिखा होगा। तीसरे में देखिए CS और CR होगा, ये अंतिम चरण है। तो इस प्रकार आप चरणों को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। CS का मतलब आप समझ गए होंगे, कंडीशनल स्टिमुल्स। CR का मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स, आप समझ गए होंगे। दूसरी तरफ UCS का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुल, UCR का मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होता है। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे शिक्षा में इसका कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए शिक्षा में इसके फायदे ये हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग जब हम शिक्षा में करते हैं तो हमें फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए हमने बच्चे को यह बताया कि क ऐसे होता है, क, है ना, और यहां पर हमने क के साथ कबूतर का क्या बना दिया? चित्र बना दिया। कबूतर का चित्र बना दिया, उसके पास हमने क्या लिख दिया भाई? क लिख दिया, है ना। कबूतर के चित्र को देख करके कबूतर को कबूतर कहना, ये तो स्वाभाविक अनुक्रिया है। कबूतर को देखा, उसको देख करके कबूतर बोल दिया बच्चे ने कि ये क्या है। चित्र को देखा कबूतर और कबूतर बोल दिया। खरगोश का चित्र देखा और उसको खरगोश बोल दिया। ये तो स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया है ना। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है? कुछ दिनों बाद कबूतर के चित्र को हटा दिया जाता है, खरगोश के चित्र को हटा दिया जाता है कायदे से, और वहां क और ख अक्षर छोड़े जाते हैं, केवल ये छोड़े जाते हैं। और बच्चे को जब क और ख कहा जाता है कि ये क्या है, तो बच्चा कहता है ये है क कबूतर, यानी इस क को ही कबूतर कहने लग जाता है ना। और ख को क्या कहेगा? खरगोश कहेगा। तो क्या हुआ? आखिरकार क को कबूतर क्यों कह रहा है, ख को खरगोश क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने सीख लिया है कि अस्वाभाविक उद्दीपक, यानी क एक अस्वाभाविक उद्दीपक है और अनुक्रिया कैसी कर रहा है भाई? वो स्वाभाविक कर रहा है। ख एक अस्वाभाविक उद्दीपक है लेकिन अनुक्रिया कर रहा है स्वाभाविक। इसी प्रकार हम देखते हैं बहुत सारी चीजें जीवन में घटित होती है। तो यहाँ पे श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग यह सिद्धांत करने को कहता है अभिवृत्ति या आदत निर्माण में सहायक। किसी चीज के प्रति अभिवृत्ति, राय, किसी चीज के प्रति आदत को बांधना है तो इस सिद्धांत का प्रयोग कर लिया जाता है। अब कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति हम नकारात्मक है ना। अब उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए बंदा क्या करेगा? सकारात्मक चीज का प्रयोग करेगा, अच्छी चीजों का प्रयोग करेगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अत्यधिक सुंदर दिखने के लिए सुंदर सा गुलाब जो है अपने जो पॉकेट के पास, कोट के पास लगा कर रखेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो कमल के प्रति जो सुंदरता है, गुलाब के प्रति जो आकर्षण है, उस आकर्षण को देख करके लोग और ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। इसी प्रकार आप देख रहे हैं, हम जीवन में भी ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल देखते हैं जिनमें जैसे कि बच्चे को समय पर उठाना है
तो हम अलार्म को लगा देते हैं। तो अलार्म जब बजता है और माता जो है पेट सीढ़ियों से चढ़ करके या किसी प्रकार दरवाजे को खोलती है, तो बच्चा दरवाजे की हल्की सी आवाज से ही क्या हो जाता है, जाग जाता है। तो अच्छी आदतों का निर्माण करने में और साथ ही साथ अभिवृत्ति निर्माण में, किसी चीज के प्रति दृष्टिकोण निर्माण में ये सिद्धांत सहायक। आप देखिए नेताओं के प्रति लोगों की नजरिया थोड़ा सा बुरा है, लेकिन नेता लोग जो होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं और सफेद के प्रति लोग सकारात्मक होते हैं। तो जो लोग हैं सकारात्मक प्रतिक्रिया उनके प्रति करते हैं। आगे देखिए, प्राणी प्रशिक्षण में सहायक। जो प्राणी होते हैं, शेर है, चीता है, हाथी है ना, कबूतर है, इनको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनमें यह सहायक होता है। ये सिद्धांत आपने देखा होगा, बड़े बड़े जानवरों को ट्रेन किया जाता है, हाथियों को ट्रेन किया जाता है ना, बहुत सारे जानवर आपने देखे होंगे। तो उनको क्या किया जाता है कि उनके सामने एक ऑडियो चला दिया जाता है, ऑडियो में जो ध्वनि होती है उस ध्वनि के ऊपर देख करके वो आगे क्रियाएं करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। प्राणी प्रशिक्षण में सहायक है, संवेगात्मक समस्या व मानसिक रोगों के निदान में सहायक है, सुलेख लेखन और अक्षर विन्यास में यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। सुलेख लेखन आपने देखा होगा, जो अपने सुलेख लेखन के लिए जो कॉपी इस्तेमाल होती है, देखिए उसमें कॉपी के अंदर जो होती है 4 लाइनें होती हैं, 2 छोटी और 4 बड़ी। बच्चे को कहा जाता है कि इस लाइन के आपको अंदर लिखना है, बच्चा इस लाइन के अंदर पूरे अक्षर लिखता है ना, बचपन में। और उसके बाद इस 4 लाइन की कॉपी को हटा करके 2 लाइन कर दिया जाता है। जब 2 लाइन किया जाता है तो बच्चे की जो अक्षरों की बनावट है वो वैसी की वैसी रहती है। अब 4 लाइन कॉपी के अंदर अक्षरों को वैसा का वैसा लिखना करना वो तो एक स्वाभाविक बात है ना भाई। 4 लाइन की कॉपी उसके हिसाब से अक्षर लिखो, वो तो स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन 2 लाइनों की कॉपी थी और 2 लाइन की कॉपी में भी अक्षर की बनावट वैसी की वैसी रही, उतनी खूबसूरत रही। वो क्या हुआ, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हुआ। आप सभी जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर कोई हमारे सामने हाथी है, हाथी को या किसी प्राणी, किसी शेर को हम यदि छड़ी या डंडा दिखाते हैं, उससे धमकाते हैं, है ना, धमका करके उससे हम जब काम कराते हैं, कोई अभिनय करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो करता है अभिनय। क्यों करेगा? क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करनी होगी। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि डंडा या छड़ी उसे दिखाई नहीं जाती, बल्कि डंडे छड़ी का एक जो पिटाई का जो एक वीडियो है या ऑडियो है, केवल वो दिखाया जाता है, उसकी ध्वनि सुनाई जाती है और उसकी आवाज को सुन करके जो शेर है, जो हाथी है ना, जो अन्य जानवर है, वो भी समझते हैं कि ये चीज चल रही है, तो उस आवाज से ही वो सीख जाते हैं। तो आवाज जो है अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन अनुक्रिया वो स्वाभाविक वहां करते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है, पावलोव सिद्धांत के ये हमारे जीवन में फायदे हैं, इन्हीं से हम सीखते हैं। तो आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपने जीवन में देखे हैं। तो आज के ये सिद्धांत में इतना ही, हमने चारों चीजें कर ली है, निहितार्थ कर लिया, परिभाषा भी कर ली। देखो परिभाषा मैंने कह दिया, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है, और ये अनुकूलन काल सामीप्य पर आधारित होता है, और ये काल सामीप्य 8 सेकंड का सबसे बेहतरीन होता है। हालांकि अंतराल 5 सेकंड से 8 सेकंड का बताया बेस्ट, लेकिन पावलोव ने 8 सेकंड जो है अपने प्रयोग में इस्तेमाल किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।